हेलो, माई सेल्फ श्याम। भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि भारत भौतिक स्वरूप में प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत। प्रायद्वीपीय जो प्रदेश है हमारा, पेनिनसुलर जो क्षेत्र है, उसमें पठारों के अतिरिक्त यदि हम बात करें तो पर्वत भी पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हिमालयी जो क्षेत्र है उत्तर में, उसके अलावा जो पुराना पेनिनसुलर क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, वहाँ भी अनेक प्रकार के पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। चित्र के द्वारा हम इसको देख सकते हैं कि मानचित्र में किस प्रकार से कहाँ कहाँ कौन कौन से पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पुराना अरावली पर्वतमाला यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि भारत की या फिर यूँ कहे विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। हालांकि वर्तमान में काफ़ी कटी फटी हो चुकी है, समाप्त प्राय हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये अपना अस्तित्व बनाए रख रही है। दूसरे नंबर पर देखें, यहाँ पर पहला हमने देख लिया अरावली। दूसरे स्थान पर यदि हम देखें यहाँ पर, तो विंध्यन रेंज, विंध्याचल जो पर्वत है वो यहाँ पर हमें दृश्य दिखाई देती है। तीसरे यदि हम बात करें तो सतपुड़ा जो पर्वत है, जो कि कैसा एक ब्लॉक पर्वत की भांति हमें दिखाई देता है, ब्लॉक पर्वत है। और यहीं ये पूरा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सतपुड़ा बतलाता है, जो कि महादेव और मैकाल रेंज लेकर के आगे की ओर जाता है। इसका हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के रूप में पश्चिम में है, और पूर्वी घाट के रूप में कटा फटा जो है वो पूर्वी घाट के रूप में हमें प्राप्त होता है। यह मुख्य पर्वत है। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्वत यहाँ पर हम देखेंगे जो अपनी छोटी स्थिति को लिए है। तो आज हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे प्रायद्वीपीय जो प्रदेश है उसमें पर्वत किस प्रकार से हैं। तो पहली यदि पर्वत देखें तो अरावली पर्वत यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना हिल्स कहाँ है? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के समीप जो रायसीना हिल्स है वहाँ तक ये अरावली मानी जाती है। सर्वाधिक जो भाग है राजस्थान में पाया जाता है, लगभग 550 किलोमीटर का, और इसके टोटल यदि लंबाई की हम बात करें तो 692 किलोमीटर इस अरावली पर्वतमाला की वर्तमान में इसकी लंबाई देखी जाती है। तो ये मुख्यतः 4 राज्यों में से है। एक है गुजरात, ठीक है, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है दिल्ली। ये 4 राज्यों में से होकर के निकलती है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है लगभग 550 किलोमीटर का, ये राजस्थान में से निकलता है। यदि हम बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। प्री कैम्ब्रियन युग, लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले की अवस्था में इसका निर्माण हुआ था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद यदि हम बात करें तो उस समय की ये पर्वतमाला है प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वतमालाओं के रूप में मानी जाती है। यदि प्रश्न आ जाए कि प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है, तो यहाँ पर आंसर आएगा अरावली पर्वतमाला भारत के अंदर पाई जाती है। और सर्वाधिक लंबाई की यदि हम बात करें राजस्थान में 550, औसत ऊंचाई 930 मीटर, और सर्वाधिक जो ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, जो कि माउंट आबू में स्थित है, और लगभग 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भी हमें देख लेना है, अरावली का सबसे ऊंचा गुरु शिखर। यदि बात करें हम दूसरा विंध्याचल पर्वत की, यदि हम बात करें विंध्याचल रेंज की, विंध्याचल पर्वतमाला की, तो ये इसके अंदर भारनेर, कैमूर, पारसनाथ की आदि की जो पहाड़ियाँ है वो यहाँ पर पाई जाती है। यदि हम बात करें तो परतदार चट्टानों से निर्मित है, और लाल बलुआ जो पत्थर है, मुख्यतः ये मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र पाया जाता है विंध्याचल पर्वत का, और लाल बलुआ जो पत्थर है वो यहाँ से निकलता है। और एक और इसकी विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो सीधे तौर पर प्रश्न आ जाए कि कौन सी पर्वत रेंज, कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, उसका नाम क्या है? विंध्याचल पर्वत। सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि हम बात करें तीसरा सतपुड़ा पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? एक तो ये ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, और इसके उत्तर में यदि हम बात करें नर्मदा नदी बहती है, और दक्षिण में यदि हम बात करें तो ताप्ती नदी यहाँ प्रवाहित होती है, और ब्लॉक पर्वत की भांति हमें दिखाई देता है। लगभग गुजरात से लेकर के और बिहार
तक इसकी स्थिति देखी जाती है। राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल आदि पहाड़ियाँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसकी स्थिति बहुत लंबी है, किसकी? सतपुड़ा पर्वत की। यदि हम बात करें धूपगढ़, धूपगढ़ जो चोटी है ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो पूछा जा सकता है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। और वो किस रेंज में है, किस श्रेणी में है? महादेव श्रेणी में यहाँ पर स्थित है। महादेव की जो पहाड़ियाँ है वो धूपगढ़ चोटी यहाँ पर स्थित है। और यही धूपगढ़ चोटी संपूर्ण सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। यहाँ इसकी ऊंचाई है 1350। इसके अलावा दूसरी जो चोटी है, पंचगढ़ी जो चोटी है, यह भी महादेव श्रेणी में ही पाई जाती है। इसकी ऊंचाई भी 1117 मीटर पाई जाती है। पंचमढ़ी की यदि हम बात करें तो यह एक प्रमुख हमारा जैव अभ्यारण्य है, ठीक है। यदि पंचमढ़ी की हम बात करें तो यह हमारे जैव विविधता से युक्त क्षेत्र माना जाता है। और इसके बाद हम बात करें मैकाल पहाड़ी, तो इस मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा है? अमरकंटक है। मानचित्र में अच्छे से हम इसे देख लेंगे। अमरकंटक जो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है 1036 मीटर की ऊंचाई के साथ में, यह सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों नदियों का उद्गम स्थल भी है। सीधे तौर पर प्रश्न, सैकड़ों बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनमें से एक ऑप्शन क्या होता है? अमरकंटक। अमरकंटक इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अमरकंटक से सोन व नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। ये सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हालांकि हम ये देख सकते हैं कि सोन नदी की दिशा अलग है, ठीक है। सोन नदी की दिशा अलग है, ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। और नर्मदा नदी की दिशा अलग है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो विपरीत दिशा में होने के बावजूद भी अमरकंटक की पहाड़ी से ये नदियाँ प्रवाहित होती है, उद्गम मानी जाती है। अब अगला यदि हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी घाट, जिसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत है। सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट है। कुछ लोग इसको पर्वत की श्रेणी देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यह क्या है? भ्रंश कगार है। अब भ्रंश कगार किस तरीके से है कि जब भारतीय प्लेट जब अफ्रीका से अलग हो रही थी तो उसके टुकड़ों के रूप में वहां से विभाजन हो गया। और विभाजन होने के पश्चात एक खड़ा ढाल यहां पर स्थित हो गया। यदि कोई यह एक वस्तु है, माना कि ये कोई वस्तु है और यहाँ इसका एक दरार हो गया, दरार होने के कारण ये अलग अलग हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा? एक भ्रंश का मतलब यहाँ पर एक दरार पड़ी, ठीक है। उस दरार के कारण यहाँ पर ये अलग अलग हो गए और ये हिस्सा इधर चला गया और ये हिस्सा इधर चला गया। बाद में जाकर के ये ऐसा लगा जैसे कि एक पर्वत जैसा है, लेकिन वास्तव में ये एक पर्वत नहीं है, भ्रंश कगार है। और पूर्वी अफ्रीका की पहाड़ियों से यह अलग हुआ है, ठीक है। यदि इसकी स्थिति की बात करें तो तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर का यह क्षेत्र है और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो आने वाले जो मानसून हैं, आगे जब देखेंगे मानसून का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी हम इसका देखेंगे, तो पश्चिमी घाट आने वाले मानसून को रोक लेता है और भारी मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती है। इसी कारण से यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती है, क्योंकि भारी मात्रा में लगभग 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। साथ ही यहाँ का जो तापमान है भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण यहाँ भी अच्छा तापमान होता है। इस वजह से तापमान और वर्षा की अच्छी उपस्थिति के कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है और अत्यधिक जैव विविधता युक्त क्षेत्र है और हॉट स्पॉट जो विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट है उनमें से एक है, ठीक है। तो हॉट स्पॉट का यहाँ पर क्या है कि चूंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है और नई नई प्रजातियों का यहाँ पर जन्म होता है। वर्तमान में भी वैज्ञानिक नई नई प्रजातियाँ यहाँ पर खोजते हैं और नई प्रजातियों को खोजने के प्रमुख जो स्थान हैं वो भारत में कुछ एक ही है, जिनमें से एक है यह पश्चिमी घाट का क्षेत्र। इसके अलावा यदि हम बात करें हॉट स्पॉट की तो पूर्वी हिमालय भी भारत में हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर और इसका पश्चिमी जो ढाल है, चूंकि हमने देखा इसका जो पश्चिमी ढाल है ये अपेक्षाकृत खड़ा है
और पूर्वी ढाल क्या है, मंद है। यही कारण है कि यहाँ से अधिकांश नदियाँ प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इसको हम देख सकते हैं इस मानचित्र के द्वारा कि ये जो पश्चिमी घाट है इसके भी हम 3 हिस्से कर सकते हैं। 3 हिस्से किस तरीके से, उत्तरी सह्याद्री या उत्तरी पश्चिमी घाट, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर नीलगिरी वाला एक हिस्सा पाया जाता है जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। तो ये प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं कि दोनों प्रमुख जो घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये कहाँ जाकर के मिलते हैं। तो आंसर क्या आएगा, नीलगिरी में जाकर के दोनों मिलते हैं। आगे हम इसको और अच्छे से बताएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है इसके 3 हिस्से हमने किए, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। यदि हम बात करें उत्तरी सह्याद्री की तो यह ताप्ती जो घाटी है वहाँ से लेकर के 16 डिग्री, यदि हम बात करें यहाँ पर तो ताप्ती जो घाटी है यहाँ से लेकर के 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये पाया जाता है। और ये जो हिस्सा है मुख्यतः महाराष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। और मध्य जो सह्याद्री आएगा वो आएगा गोवा और कर्नाटक वाला हिस्सा। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र वाला हिस्सा और मध्य जो सह्याद्री है गोवा और कर्नाटक वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। उत्तरी सह्याद्री की यदि बात करें तो ये तापी घाटी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो काल सुबाई है। अब पूछा जा सकता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, काल सुबाई। और सबसे खास बात कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी यहाँ पर यह है काल सुबाई, जो कि इसकी सर्वोच्च चोटी है वही है। तो फिर एक अगेन क्वेश्चन बनता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, काल सुबाई है। एक और यहाँ पर चोटी है महाबलेश्वरम, एक और चोटी महाबलेश्वरम, और ये किसकी उत्पत्ति स्थल है, कृष्णा नदी। तो दोनों नदी, जो दोनों प्रमुख नदी है दक्षिण भारत की, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, दोनों का उद्गम स्थल इसी उत्तरी सह्याद्री से होता है। जो गोदावरी नदी है उस काल सुबाई से स्टार्ट होती है, वहाँ से उद्गम स्थल पाया जाता है, और कृष्णा नदी का महाबलेश्वरम से उद्गम स्थल पाया जाता है। सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है या फिर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो हमें बिल्कुल ध्यान कर लेना है, कृष्णा नदी का महाबलेश्वरम और गोदावरी नदी का काल सुबाई। ठीक है, तो ये हमें याद किस तरीके से रखना है। जब हम भी छोटे थे तो हम उसको इस तरीके से याद रखते थे, जो कृष्ण भगवान है, जो कृष्णा है वो महाबली है। ठीक है, वो महाबलेश्वरम में रहते हैं। और सुबह सुबह जो बच्चे हैं वो सुबाई से सुबह, और बच्चे होते हैं वो माँ की गोद में रहते हैं। ठीक है, तो गोदावरी कहाँ, काल सुबाई में, और कृष्णा नदी कहाँ, महाबलेश्वरम में। सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली। यदि हम बात करें मध्य सह्याद्री की तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक, यहाँ तक ये मध्य सह्याद्री की स्थिति देखी जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक। और इसकी सर्वोच्च चोटी है कुद्रेमुख। अब कुद्रेमुख हम जानते हैं कि लौह अयस्क के रूप में ये प्रमुख स्थान है कुद्रेमुख, और यही इसकी सर्वोच्च चोटी है मध्य सह्याद्री की। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पर पहाड़ी है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, और यह फेमस है, कॉफ़ी जो होती है, हम कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, उसके लिए ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रमुख रूप से फेमस होती हैं। काफ़ी मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, और ये कर्नाटक का हिस्सा है। इसके बाद यदि हम बात करें, तीसरा जो है दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री है, इसकी 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। दक्षिणी सह्याद्री की भी 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पलानी की पहाड़ी। अन्नामलाई जो पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी 2695 मीटर की, 2695 मीटर अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। और खास बात और इसमें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आंसर आएगा अनाईमुडी। कितने मीटर की, 2695 मीटर की। ये हमें प्रश्न याद रहेगा। और प्रश्न
यही ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे मैं बता रहा हूं। बिल्कुल भी इसमें संकोच नहीं करना है कि पता नहीं कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न सीधे तौर पर इसी तरीके से पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें इलायची की पहाड़ियां, नाम से पता चल रहा है इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां। अब नाम से जैसे पता चल रहा है, इसलिए यहां पर मसालों की खेती विशेष रूप से की जाती है। विशेष रूप से इलायची की यहां पर पैदावार की जाती है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा, इलायची की पहाड़ियां। यदि हम बात करें चोटी की, तो अगस्त मलाई इसकी सर्वोच्च चोटी यहां पर पाई जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है इलायची के पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगस्त मलाई। ठीक है, अगस्त के महीने में इलायची खाई जाती है, ऐसे भी याद किया जा सकता है। यदि हम बात करें पलानी की पहाड़ियां, तो पलानी की पहाड़ियां भी यहां पर स्थित है और इसकी एक चोटी कोडाई कैनाल। ठीक है, तो ये हमारी दक्षिणी सह्याद्री हुई। और यह जो दक्षिणी सह्याद्री है, यह लगभग तमिलनाडु के दक्षिण हिस्से में या फिर कन्याकुमारी के जो आसपास तमिलनाडु और केरल के जो दक्षिण हिस्सा है वहां पर यह स्थित है। ठीक है, ये हमें याद रही। इसके बाद अगला है हमारा पर्वत, पांचवा पूर्वी घाट पर्वत। बेसिकली यह अरावली के समय के पश्चात इस पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन वर्तमान में बिल्कुल कटा-फटा हो चुका है। जहां पश्चिमी घाट लगातार है, सतत है, बीच में कुछ दर्रे जरूर पाए जाते हैं लेकिन सतत रूप से पाया जाता है, वहीं पूर्वी जो घाट है वो लगभग समाप्त प्राय हो चुका है। महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई की यदि हम बात करें तो लगभग 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम या अरामाकोंडा की जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है मात्र 1680 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कटाफटा क्षेत्र माना जाता है। अन्य पहाड़ियों की बात करें तो नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, वैलीकोंडा, पालकोंडा, जवादी, सिवरोई और शेषलम आदि जो पहाड़ियाँ है वो इसी पूर्वी घाट की पहाड़ियों में शामिल की जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें अगली छठे है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। बेसिकली जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों घाटों का मिलन स्थल है। दक्षिण भारत में इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है नीलगिरी की, और ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो डोडा बेटा 2637 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुड़ी है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी चोटी है वो डोडा बेटा है, 2637 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है दो प्रमुख चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। दो प्रमुख चीज़ कौन सी है, एक तो यहाँ पर चाय की खेती बहुत की जाती है। ठीक है, चाय की खेती यहाँ पर बहुत की जाती है, इसलिए ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ प्रमुख रूप से फेमस है। दूसरा, यहाँ पर डोडा जनजाति पाई जाती है, और डोडा जो जनजाति है वो अपनी भैंस होती है, हम जानते हैं, तो भैंस के जो कल्चर है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर चाय व डोडा जनजाति के लिए ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ प्रमुख रूप से मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो अन्य प्रमुख जो पहाड़ियाँ जो प्रायद्वीपीय प्रदेश में पाई जाती है उनकी यदि हम बात करें तो राजमहल की पहाड़ियाँ है, हम मानचित्र में देखेंगे अभी, राजमहल की पहाड़ियाँ है। गिर की पहाड़ियाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ है, ये मेघालय में है। सलमा की पहाड़ियाँ ये छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में है, और अजंता की पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये प्रमुख, ये छोटी छोटी कुछ पहाड़ियाँ या पर्वत के रूप में हमें पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे ये याद कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेने। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से शहर को मिलाते हैं यहाँ पर ये भी देख लेना है। थाल घाट है वो मुंबई और नासिक को मिलाता है। मुंबई से ऊपर है नासिक, मतलब उत्तर में है। ठीक है, तो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से मिलाता है, और मुंबई से दक्षिण में है पुणे। तो उसके बाद भोर घाट है मुंबई से पुणे। यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये ध्यान कर लेना है कि क्रमशः उत्तर से दक्षिण में है। ठीक है, पाल घाट है वो कोच्चि शहर को कोयम्बटूर शहर से मिलाता है, और सेनकोटा है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से मिलाता है। तो ये प्रश्न पूछा किसी भी तरीके से जा सकता है कि बताइए निम्न प्रमुख दर्रों में से उत्तर से दक्षिण उनको क्रमशः जमाइए। तो इसी सीक्वेंस में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा ये उत्तर से दक्षिण में इसी क्रम में पाए जाते हैं।
और किस किस शहर को मिलाते हैं यह भी हम यहाँ पर स्पष्टतः देख सकते हैं, और मानचित्र में भी इनकी स्थिति हम देख सकते हैं कि आखिर कौन कौन से शहरों को ये प्रमुख दर्रे मिलाते हैं। याद कैसे करना है, अब ये भी एक नई समस्या है कि उत्तर से दक्षिण हमें इनका सीक्वेंस कैसे याद रहे। अब मैंने देखो ये जो ट्रिक होती है, मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा आपको यहाँ पर। ये जो ट्रिक होती है ये सेल्फ मेडेड होनी चाहिए, ठीक है। मैंने भी ये ट्रिक बनाई है खुद के द्वारा, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा अपनाई गई ट्रिक कभी भी याद नहीं रहती। इसलिए ये याद रखना कि स्वयं के द्वारा निर्मित ही ट्रिक बनाई जाए और उसे ही याद की जाए। अब इसकी मैंने कैसे ट्रिक बनाई थी, मेरे लिए थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि टी यहाँ पर, बी यहाँ पर, पी और यहाँ पर एस। अब हमने कैसे याद किया था, टी बी हो गई पाल को, सेने सेने मर गया। हालांकि किसी को मारना नहीं है यहाँ पर, और टीबी का वैसे इलाज है आजकल, लेकिन वैसे एक ट्रिक है और हम इसको याद करने के हिसाब से, ठीक है। तो टीबी हो गई पाल को, सेने सेने मर गया। तो ये उत्तर से दक्षिण तक क्रमशः हमें इसको याद रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर मानचित्र में, मारना किसी को नहीं है, और टीबी का तो वैसे भी काफ़ी आजकल इलाज है। ये याद करने के एक तरीके होते हैं, ठीक है। तो हम इस मानचित्र में अच्छे से देख सकते हैं कि किस पहाड़ी की स्थिति कहाँ पर है और वो किस जगह पर विद्यमान है। यदि हम बात करें दक्षिण से, तो यहाँ पर पूर्वी जो घाट है, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों की स्थिति की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार, ये यहाँ पर स्थित है। नल्ला मल्ला यहाँ पर है, वेनकोंडा यहाँ पर है, पालकोंडा यहाँ पर है, नागरी, जावेदी, सेवरोए, पंचमलाई, सिरुमाली, पलानी हिल्स, ये यहाँ पर पनाली हिल्स है, ठीक है। वरिष्ठनाथ, कार्डामम्स की हिल्स, यहाँ इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है, जिसे कार्डामम हिल्स बोलते हैं। अन्नामलाई हिल्स, जिसकी सबसे ऊंची है अनाईमुडी, ठीक है। ये अन्नामलाई की हिल्स में ही अनाईमुडी की चोटी पाई जाती है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यदि हम बात करें नीलगिरी हिल्स, ये नीलगिरी हिल्स है, ये नीलगिरी हिल्स है। इस नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो शेषाचलम हिल्स, ये शेषाचलम हिल्स है, यहाँ पर ये पूर्वी घाट में ही पाई जाती है, शेषाचलम हिल्स। इसके बाद यदि हम बात करें तो उत्तर में चले हम, तो बहाल घाट रेंज, अजंता रेंज यहाँ पर, ये महादेव रेंज, ये मैकाल रेंज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो ये विंध्यन के नीचे सतपुरा रेंज और ऊपर यहाँ पर विंध्यन रेंज। ये दोनों जो रेंज है ये पैरेलल चलती है, ठीक है। विंध्यन और सतपुरा दोनों जो रेंज है ये पैरेलल समानांतर रूप से चलती है, और इसके दोनों के मध्य, विंध्यन और सतपुरा के मध्य नर्मदा नदी बहती है, हमें पता है। और सतपुरा के नीचे यहाँ पर ताप्ती नदी बहती है, तो भ्रंश पर्वत के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कैमूर हिल्स यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियाँ, यदि हम बात करें यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, और इसके अलावा यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में स्थित है, गारो खासी जयंतिया। ये राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ है ये एक ही थी, लेकिन बाद के दिनों में ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ने इसे बीच के हिस्से को अलग कर दिया, और वर्तमान में ये दोनों अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। यहाँ पर उड़ीसा हिल्स की बात कर रहे हैं, गरजात हिल्स की बात कर रहे हैं, नयागढ़ हिल्स की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमने बात करी। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की, अरावली पर्वतमाला यहाँ मैंने बताया था गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ दिल्ली तक राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स कहाँ पर है, राष्ट्रपति भवन के समीप है। तो लगा करके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये पूरी अरावली रेंज है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी हुई। इस तरीके से हमने यहाँ पर दक्षिण भारत की जो प्रमुख पर्वत क्षेत्र हैं
ठीक है, उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया। लगातार रूप से हमें मानचित्र देखना है और जो कोई भी पहाड़ी या ऊंची चोटी हमें पढ़ने को मिले उसे हम एटलस में देख करके वहाँ पर निशान बना लेना है। एटलस के द्वारा ही भूगोल को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर आज की क्लास देखी। अगली बार हम नई क्लास के साथ में हाजिर होंगे। धन्यवाद।